सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण, साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। व्याकरण अंतर्गत अनेक प्रकार की इकाइयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण काफ़ी अहम इकाइयाँ हैं। इन्हीं इकाइयों पर हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा। बाकी समस्त इकाइयों के संदर्भ में विशिष्ट जो वीडियो है वो समय समय पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आज हम एक विकारी शब्द सर्वनाम के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वनाम के संदर्भ में पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी है। सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों को लेकर के एक वीडियो पूर्व में अपलोड कर दिया गया था और उसके आधार पर हमने ये जान लिया था कि वास्तव में सर्वनाम क्या है और उसके कुल कितने भेद हैं। आज हम सर्वनाम के एक विशिष्ट भेद पर विशद चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वनाम का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों, आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम पे ही चर्चा करेंगे। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग भाषा में क्यों आवश्यक है, यह आपको पूर्व में बता दिया गया है। अनावश्यक पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु सर्वनाम का उपयोग आवश्यक हो जाता है। भाषा में अनावश्यक विस्तार ना हो, इसके लिए भी सर्वनाम का प्रयोग अपेक्षित है। चलिए बिना विलंब किए हुए आज हम चर्चा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को जब हम ध्यान से देखेंगे तो दो शब्दों का समावेश हमें नजर आएगा इसमें, एक पुरुष और एक वाचक। वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध कराने वाला, और पुरुष यानी पुरुष। यहाँ पे ये जो पुरुष शब्द है वो मेल के लिए नहीं है, यहाँ ये पर्सन के लिए है, यानी व्यक्ति का बोध कराने वाले जो सर्वनाम है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति की जगह किया जाएगा। व्यक्ति अपने आप में संज्ञा है, लेकिन ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष की जगह किया जाए, अब पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, तो ऐसे सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा गया है। चलिए और अधिक जानते हैं। सामान्यतः देखिए, स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः देखने में आता है कि जब बातचीत होती है तो तीन प्रकार के व्यक्तियों का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रहता है। एक वक्ता, दूसरा जिसे बोलने वाला कहा गया है, दूसरा श्रोता जिसे सुनने वाला कहा गया है, और तीसरा अन्य व्यक्ति जिस व्यक्ति के विषय में चर्चा की जा रही है। देखिए, चर्चा के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि जो दो व्यक्ति हैं उन्हीं के विषय में चर्चा की जाए। कई बार थर्ड पर्सन को भी चर्चा के अंतर्गत जोड़ लिया जाता है। तो सामान्यतः देखने में यह आता है कि जब बातचीत होती है तो तीन प्रकार के व्यक्तियों का विशेष योगदान रहता है। एक वक्ता जो बोलने वाला होता है, और दूसरा श्रोता जो सुनने वाला होता है, और तीसरा अन्य पुरुष जिसके विषय में वो दोनों चर्चा कर रहे हैं, जो वहां मौजूद नहीं होता है। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को ही व्याकरणिक शब्दावली में पुरुष की संज्ञा दी गई है। यानी ये जो बेसिक जानकारी है वो आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको ये पता लग सके कि वास्तव में पुरुष कितने रूपों में विद्यमान रहता है। तो पुरुष के तीन रूप हैं। एक तो वक्ता के रूप में पुरुष विद्यमान है, एक श्रोता के रूप में पुरुष विद्यमान है, और एक थर्ड पर्सन के रूप में पुरुष विद्यमान है। यही पुरुष व्याकरण शब्दावली के अंतर्गत भी पुरुष के रूप में ही जाना गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग, अब देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य पुरुष की जगह करता है, उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। पूर्व में भी मैं बता चुका हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग किसी न किसी पुरुष की जगह किया जाएगा। वह पुरुष
श्रोता भी हो सकता है, वक्ता भी हो सकता है, या फिर थर्ड पर्सन भी हो सकता है। पुरुष की जगह प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस बात को आपको अपनी मानसिकता में फिट बिठा लेना है। अगर ऐसा कहीं नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फिर वो शब्द पुरुषवाचक की श्रेणी में नहीं जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि पुरुष की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस बात को आपको कंठस्थ कर लेना है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग हैं। एक तो जिसे वक्ता कहा गया है, वक्ता को ही उत्तम पुरुष की संज्ञा दी गई है। श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में चर्चा की जा रही है वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आ रहा है। तो आप इस बात को ढंग से समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत वक्ता आता है, और मध्यम पुरुष में श्रोता, और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन को रखा गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वह सर्वनाम, देखिए इसके आगे स्पष्ट कर दिया गया है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। इस समय मैं उत्तम पुरुष के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आप मध्यम पुरुष के रूप में कार्य कर रहे हैं, और यदि हम किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। पहले तो आप इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लें। यानी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस समय लाइव वीडियो के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष की भूमिका में हूँ, आप मध्यम पुरुष की भूमिका में हैं, और हम यदि किसी थर्ड पर्सन की चर्चा करेंगे वो तो अन्य पुरुष की भूमिका में होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, और कैसे करता है इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला और महत्वपूर्ण उदाहरण है कि मैं जयपुर जा रहा था। अब मैं, वक्ता ने अपना नाम नहीं लिया, अपनी जगह विशेष विशिष्ट सर्वनाम का प्रयोग किया, मैं का। इसलिए ये मैं जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आ गया। अगला वाक्य, हमने पुस्तक पढ़ी। हमने यानी कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, अपने नाम की जगह किसका प्रयोग कर दिया? हमने का कर दिया, तो इसका मतलब ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा एग्जाम्पल है, हमारा कार्य बहुत जरूरी था। हमारा, ये भी किसी ना किसी व्यक्ति की जगह प्रयुक्त हो रहा है, और एक से अधिक व्यक्ति हैं, बहुवचन के रूप में व्यक्तियों को यहाँ शामिल किया गया है, इसलिए उन व्यक्तियों की जगह हमारा नामक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। इसलिए ये भी यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मित्रों, हमें इस बात को ढंग से समझ लेना है कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, ऐसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। एक विशेष बात जो कि पूर्व में बताई जा चुकी है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों की जगह किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुरुष का मतलब मेल नहीं है बल्कि पर्सन है, जिसका अर्थ है व्यक्ति, और व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे आपके लिए किया जाएगा, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। इस सर्वनामों को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला और अहम उदाहरण है, तुम विद्यालय क्यों नहीं आए? तुम, अब देखिए वक्ता जो वो श्रोता से कुछ कह रहा है, और श्रोता का नाम नहीं ले रहा है, नाम की जगह वो पर्टिकुलर किसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरे वाक्य में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? तुम्हें 3 पुस्तकें खरीदनी होंगी। तुम्हें यानी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उसके नाम की जगह पर्टिकुलर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसा सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ रहा है। फिर तीसरा, तुमसे अब खेला नहीं जाएगा। इसमें भी व्यक्ति की जगह तुमसे शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और श्रोता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, अतः इसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा गया है।
देखिए मूल जो सर्वनाम है वो तू है, मध्यम पुरुष का जो मूल सर्वनाम है वो तू है। बाकी जो सर्वनाम है वो इसी से बनते हैं, इनमें कारक चिन्ह जुड़ जाता है और कारक चिन्ह जुड़ने के बाद इसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है और बदलाव आते ही अपना रूप बदल देता है। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी कि सर्वनाम जो होते हैं वो सदैव विकारी शब्द होते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चारों विकारी शब्द हैं। इसके अलावा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द सदैव अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य पुरुष के विषय में जानते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत वे सर्वनाम सम्मिलित किए गए जिनका प्रयोग वक्ता और श्रोता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। जैसे जान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा, वह विद्यालय जा रहा था। अब देखिए वक्ता श्रोता से कह रहा है कि वह विद्यालय जा रहा था, किसी थर्ड पर्सन की ओर संकेत किया जा रहा है और उस व्यक्ति का नाम न लेकर के उस व्यक्ति की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है कि वह विद्यालय जा रहा था, उसने पढ़ना छोड़ दिया, वे तीनों मंदिर की ओर जा रहे थे। यानी वक्ता श्रोता को बता रहा है थर्ड पर्सन के विषय में, लेकिन उस थर्ड पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ उसकी जगह प्रयोग किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर सर्वनाम का। इसलिए ऐसे सर्वनाम सदैव किस श्रेणी में जाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में ऐसे सर्वनाम जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का विवरण। उत्तम पुरुष मैं का परिवर्तित रूप। आपको पता है कि मैं जो है वो उत्तम पुरुष में आता है और मैं का ही परिवर्तित रूप हमें इस पुरुष में देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके से मैं का परिवर्तित रूप हमें देखने को मिल सकता है उसको बड़ा बारीकी से समझाया गया आप लोगों को। इस चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं आसानी से। देखिए एक तरफ तो कारक दिए हुए हैं और एक तरफ एक वचन रूप दिया हुआ है सर्वनाम का और एक तरफ बहुवचन रूप। तो कर्ता का जो मैं है वो अपना रूप जब परिवर्तित करेगा कर्ता कारक में, तो वो या तो मैं होगा या फिर मैंने। एक वचन के रूप में वो इस तरीके का रूप बनाएगा। यदि कर्ता कारक में मैं अपना रूप बदलेगा और बहुवचन में कन्वर्ट होगा तो हम और हमने देखने को मिलेगा। हम विद्यालय जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कर्ता कारक है और हम जो है वो मैं का बहुवचन है, इसका मतलब यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तथ्य को हमें बारीकी से समझ लेना है। यानी ये जो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इस चार्ट में मैं का परिवर्तित रूप दिखाया गया है। इन सभी में यदि ये संख्या की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं, ये सर्वनाम मैं का जो परिवर्तित रूप है वो यदि संख्या की जगह प्रयुक्त हो रहा है, तो हमें ये ढंग से समझ लेना होगा कि वो सदैव उत्तम पुरुषवाचक श्रेणी में जाएगा। ये जितने भी शब्द आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक की श्रेणी में जाएंगे। बस शर्त यही है कि इनका प्रयोग संज्ञा की जगह किया गया हो। तो ये मैं का परिवर्तित रूप है। देखिए कितने शब्द बन रहे हैं मैं का परिवर्तित रूप के अंतर्गत। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं में ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारक चिन्ह लगने के बाद सर्वनाम अपना रूप परिवर्तित कर देता है। और वो किस तरीके से रूप परिवर्तित करता है, इसका एक बहुत ही मजबूत एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसको ढंग से देख लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो मैं का परिवर्तित रूप कुछ इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग किया हुआ मिल सकता है। तो आपको वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही करना है, ठीक है। ऐसे ही मध्यम पुरुषवाचक जो है, देखिए उत्तम पुरुष की भांति मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के भी मूल जो सर्वनाम है वह कारक चिन्ह के हिसाब से इस प्रकार परिवर्तित होते रहते हैं। ये देखिए चिन्ह नाम गलत है, यहाँ शुद्ध नाम कैसे लिखेंगे, है अलंत आएगा, न पूरा आएगा इसमें चिन्ह में। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो वह कारक चिन्ह के हिसाब से इस प्रकार परिवर्तित होते रहेंगे। यानी उत्तम पुरुष की तरह मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का भी जो रूप है वो परिवर्तित होगा। कैसे होगा हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले मध्यम पुरुष की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का विवरण। मध्यम पुरुष वह नहीं होगा, यहाँ पे मध्यम पुरुष तुम होता है, ठीक है ना, तू। मध्यम पुरुष तू है और इसी का परिवर्तित रूप है ये। आप ध्यान से देखिएगा, इसी का परिवर्तित रूप है।
चलिए चेक करते हैं। मध्यम पुरुष का मूल जो सर्वनाम है वो तू है, वह को काट देंगे आप, वह नहीं है, वह तो थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। यहां तू होगा, ये तू का परिवर्तित रूप है, ध्यान से देखिएगा आप। तू जब कर्ता कार्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो एक वचन के रूप में उसका बदला हुआ रूप ये देखने को मिलता है हमें। तू तो स्वयं है, इसके साथ तूने। अगर बहुवचन होगा और कर्ता कारक में प्रयोग किया जाएगा तो तुम और तुमने के रूप में उसका परिवर्तित रूप मिल सकता है। मिल क्या सकता है, मिलेगा ही, ये कंफर्म कर लीजिएगा आप। कर्म की यदि हम बात करें तो तू का परिवर्तित रूप तुझ और तुझको के रूप में देखने को मिलेगा। यदि बहुवचन की बात करें इस कारक में तो तू का परिवर्तित रूप तुम्हें और तुमको मिलेगा। कर्ण कार्य की यदि हम बात करें तो तुझ से और तेरे द्वारा। बहुवचन में यदि इस कार्य की हम बात करें तो तू का परिवर्तित रूप तुमसे और तुम्हारे द्वारा देखने को मिलेगा। ऐसे ही संप्रदान में तेरे लिए और बहुवचन के रूप में तुम्हारे लिए। अपादान में तुझ से और बहुवचन के रूप में तू का परिवर्तित रूप होगा इस कारक में तुमसे। संबंध की यदि हम बात करें तो तू का परिवर्तित रूप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक वचन में तेरा, स्त्रीलिंग में तेरी और बहुवचन में तेरे के रूप में। इसी प्रकार बहुवचन के रूप में इस तरीके का प्रयोग भी देखने को मिल सकता है। अधिकरण कार्य की यदि हम बात करें तो तू का परिवर्तित रूप एक वचन में तुझ में, तुझ पर और बहुवचन में तुम में और तुम पर के रूप में परिवर्तित किया हुआ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अन्य पुरुष के परिवर्तित रूप को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का विवरण अन्य पुरुष वह का परिवर्तित रूप। अब की बार वह बिल्कुल सही है क्योंकि अन्य पुरुष में वह ही मूल सर्वनाम है और इसका परिवर्तित रूप कर्ता कारक के रूप में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। एक वचन में यदि प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक में एक वचन के रूप में यदि वह का प्रयोग किया जा रहा है तो उसके दो रूप आपको दिखाई दे सकते हैं, वह और उसने। यदि बहुवचन में इस कारक का प्रयोग हुआ है तो वे और उन्होंने के रूप में बदला हुआ रूप देखने को मिल सकता है। कर्म कारक की यदि हम बात करें तो उसको, और यदि बहुवचन की बात करें तो वह का परिवर्तित रूप उनके के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कर्ण कारक में इसका बदला हुआ रूप उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा देखने को मिलता है। संप्रदान में भी परिवर्तित रूप हमें दिखाई पड़ेगा वह का, उसके लिए, और बहुवचन के रूप में उनके लिए देखने को मिलेगा। अपादान की यदि हम बात करें तो एक वचन के रूप में उससे और बहुवचन के रूप में उनसे देखने को मिलेगा। संबंध कारक में भी वह का परिवर्तित रूप हमें दिखाई देगा। उसका, उसकी, उसके, ये तो एक वचन के रूप में मिलेगा और उनका, उनके और उनके ये बहुवचन के रूप में मिलेगा। यदि अधिकरण कारक की हम बात करें तो उसमें वह का बदला हुआ रूप हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, उसमें, उस पर, उनमें या उन पर। तो मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में आपने विस्तार से जान लिया होगा। यदि किसी तरीके का कोई संशय है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना संशय दूर कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में मैंने काफ़ी कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की। हो सकता है कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। कितने संतुष्ट हैं आप, ये तो आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। अब देखिए, कारक के विषय में भी हम बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। अब जैसे अपादान कारक है और उसमें हमें वह सर्वनाम का प्रयोग करना है और अपादान से युक्त वाक्य बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो वाक्य कुछ इस तरीके से बनेगा कि दिनेश उससे डर गया। अब उससे, अब यहां उससे में अपादान कारक हो गया, सर्वनाम का भी प्रयोग हो रहा है और अपादान कारक का भी प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से प्रत्येक कारक का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो आपको यही समझना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मूल जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो मूल सर्वनाम है, जैसे उत्तम पुरुष का मूल सर्वनाम तो मैं, और मध्यम पुरुष का मूल सर्वनाम है तू, और अन्य पुरुष का मूल सर्वनाम है वह। मूल सर्वनाम का बदला हुआ रूप हमें किस तरीके से दिखाई पड़ सकता है, बस उसी का एक विशद एग्जाम्पल आप लोगों की समझ प्रस्तुत किया गया चार्ट के द्वारा, ताकि किसी तरीके का कोई संशय ना रहे और आप आसानी से ये डिसाइड कर सकें कि किस शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट जरूर करना। निश्चयवाचक सर्वनाम के संदर्भ में एक वीडियो अति शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।